वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिट्स और मेजरमेंट। हम मेजर कैसे करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम चीज़ों को मेजर करके उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें फंडामेंटल लॉज में हम रख सकते हैं और हमारे आसपास जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें समझ सकते हैं। समझ आई ये बात? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बॉक्स को एक इंक्लाइन स्लोप पे रख दूँ, अगर मैं एक बॉक्स को एक इंक्लाइन स्लोप पे रख दूँ और इंक्लाइन स्लोप पे रखने के बाद हो सकता है वो बॉक्स नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, एक पॉसिबिलिटी है। इसी सेम इंक्लाइन स्लोप के ऊपर अगर एक मैं बॉल रख देता हूँ तो दैट इज़ वेरी 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 ऑब्वियस कि वो मूव करना शुरू कर देगी। समझ रहे हो? अगर पानी गर्म हो रहा है तो वो पानी गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा। समझ रहे हो? इस तरह के जितने भी फिज़िकल प्रोसेस है वो हम फिज़िक्स के थ्रू समझते हैं। पहला जो चैप्टर था उसने हमारी मदद की है कि हम उनको मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे। ठीक है। दूसरे चैप्टर में हमने कवर किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन जो है वो क्या कैसे होता है, दूसरे और तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन कैसे होता है स्ट्रेट लाइन और प्लेन के अंदर। जो हमारा फोर्थ चैप्टर था दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने पढ़ा था क्यों होता है मोशन, क्यों होता है अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। ठीक है। अब ये उसका नेक्स्ट पार्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इफ़ यू हैव द पावर, अगर आपके पास पावर है तो आपके पास एनर्जी है। ठीक है। और अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो। तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। इफ़ यू हैव द पावर यू हैव एनर्जी, इफ़ यू हैव एनर्जी यू विल बी एबल टू डू द वर्क। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे हम जो जिस वर्क की बात कर रहे हैं वो वर्क है साइंटिफिक वर्क, वो नॉर्मल वर्क नहीं है, दैट इज साइंटिफिक वर्क। अब एक चट्टान थी, ठीक ठाक, आर्यन उसको धक्का लगा रहा है और सारे दिन से धक्के लगाए जा रहा है, वो चट्टान हिल ही नहीं रही अपनी जगह से और ये थक के बिल्कुल चूर हो गया, सारी एनर्जी खत्म हो गई है, सारी पावर खत्म हो गई, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। तो इस सिनेरियो में कोई काम नहीं हुआ। साइंटिफिक वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, वो दो कंडीशन है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दो बातें बताई हैं अभी तक। पहली बात, इफ़ यू हैव द पावर यू हैव एनर्जी एंड इफ़ यू हैव एनर्जी यू विल बी एबल टू डू वर्क। सेकेंड, कितनी भी पावर हो कितनी भी एनर्जी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो अगर मेरे पास एक बॉक्स है, इस बात को सुनना मेरी ध्यान से, और उस बॉक्स पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। मैं उस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ थीटा एंगल के ऊपर। तो अब मैं इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। ये कंपोनेंट कितना आएगा और ये कंपोनेंट कितना आएगा, बोलो जी। ये कंपोनेंट कितना आएगा, एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट कितना आएगा, एफ साइन थीटा। ये थीटा के नज़दीक है, ये कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। इस एफ कॉस थीटा की वजह से अगर जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो गई है, कितना, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। तब हम वर्क डन को डिफाइन करेंगे। वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स की गुणा अगर डिस्प्लेसमेंट से करते हो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। इतनी बात समझ आई है। लेकिन यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, तो सवाल ये उठता है हम कौन सा कंपोनेंट ले। हम वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। जो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं लेना, जो डिस्प्लेसमेंट की
डायरेक्शन में होगा, तो मैं वर्क डन को लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement into displacement। तो यहां से आपके पास वर्क डन आ जाएगा F cos थीटा मल्टीप्लाई डी। और वेक्टर में हमने पढ़ा था क्या, ए बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट। अब तुम यहां देखो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो यहां से ये जो आपके पास एफ डी कॉस थीटा है, वर्क डन को मैं लिख दूंगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये मेरे पास वर्क डन आया है। इतनी बात क्लियर है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का आप ले रहे हैं और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, फिर स्केलर आएगा। तो यहां से मुझे एक बात और पता चली है क्या, कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर यूनिट आएगी एसआई के अंदर, इसको हम बोलेंगे जूल, सीजीएस के अंदर इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे अर्ग। ये आपके पास यूनिट आई है, लिखिए इसको, चलो फिर आगे बात करते हैं। और ये सारी वीडियो मैं चैनल पर डालता रहूँगा, वहाँ से देखते रहना जिसमें भी डाउट आए।
आज किसका इंडिपेंडेंस डे है? किसका इंडिपेंडेंस डे है आज? पाकिस्तान का। कह रहा है इंडिया। नाइनटीन अगस्त को किसका होता है? अरे नहीं, मेरा इंडिपेंडेंस डे नहीं। चाइना? अरे यार, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान। चले नेक्स्ट। क्योंकि आपने जो एनडीए देना है तो ये थोड़ी थोड़ी जीके भी अपनी कवर करते रहिए। समझ आई बात? मैनेज करना सीखना है आपने बस, और कुछ नहीं सीखना। अगर लड़कियां ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेती हैं, लड़कों की हालत थोड़ी मेरे जैसी होती है मैनेज करने में। जिम हो गई है तो फिर क्लास में टाइम से नहीं पहुंच पाता, क्लास में टाइम से पहुंच गया तो नाश्ता स्किप हो जाता है, नाश्ता स्किप हो गया तो फिर दोपहर को जो है लंच भी नहीं हो पाता अच्छे से। समझ रहे हो क्या कह रहा है? वही पॉइंट है, मैनेज ही तो करना सीखना है अपने लाइफ में। लड़के बस एक ही चीज़ मैनेज कर लेते हैं, है ना, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड, बस वो हो जाते हैं मैनेज। उसमें भी लड़के ज़्यादा आगे आजकल, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, जॉक्स अपार्ट, डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली। ठीक है भाई, कभी सर ने कहा था 4-4 5-5 बना के बैठे, फिर पाँचों ने एक ही जगह रेस्टोरेंट में बुला लिया एक ही दिन। फिर कोई बुआ की लड़की थी, कोई मामा की लड़की थी, है ना। मेरे एक दोस्त की 2 गर्लफ्रेंड थी, एक को बताया, एक के सामने दूसरे को जो है जूनियर बता रखा था, और एक के सामने दूसरे को मामा की लड़की। फिर गलती से जूनियर और मामा की लड़की एक दिन मिल बैठी। फिर उस दिन के बाद मुझे मेरा दोस्त नहीं मिला आज तक। चलो, तो सबसे पहली बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो F.D है ना, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब फोर्स आपके पास कांस्टेंट हो। समझ रहे हो आप? अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ऐसा होता हर बार नहीं है, बट ऐसा हम लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां से फिर मैं लिखूंगा ma वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब अभी हमने इससे पहले जो है कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग? बताओ बताओ। हाँ, उसमें लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे? सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन है उसमें अगर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो सो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल रहा है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। कौन सी फोर्स लगती है सेंटर की तरफ? आप किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, लाइक एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएं, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लग रही है। तो हर बार जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90? 0। cos 90 क्योंकि 0 मैंने ये आपको कराया भी था, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। वर्क डन 2 केस में 0 होगा। पहला केस अगर एंगल उनके बीच 90 डिग्री हो जाए, दूसरा केस इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, जो आर्यन के साथ हुआ बेचारे के। ठीक है, उस पत्थर को उस रास्ते से हटाने के लिए लेट से 100 न्यूटन की फोर्स की जरूरत थी। आर्यन मुश्किल से 80 न्यूटन ही लगा पाया, तो पत्थर हिल नहीं पाया, सारी एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है, सारी एनर्जी खर्च हो गई। फिर आर्यन आयुष से मिला, फिर इन दोनों ने मिलके पत्थर खिसकाने की सोची। पत्थर भी समझदार था, उसने भी अपना वजन बढ़ा लिया, जादुई पत्थर था, तो इस वजह से वो तब भी नहीं खिसका। जब तक डिस्प्लेसमेंट वेट जो है बॉडी का, उससे ज़्यादा फोर्स हम नहीं लगाएंगे। अगर आप हल्क हो और आपके अंदर इतनी फोर्स है कि आप एक दीवार को हटा सको, तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
दीवार खिसकाई जाती है, वैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, दीवार खिसकाई जा सकती है। ऐसी दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द दीवार जिसके बारे में बात करें। दीवार मतलब ईंट और रेत की बनी हुई, जो सीमेंट से बनती है, उस दीवार की बात। ये लकड़ी वाली दीवार नहीं है, समझ आई बात तुम्हें? ये तो है, ठीक है। तो पहली बात, थीटा अगर 90 है तो वर्क डन 0 है। दूसरी बात, अगर फोर्स, अप्लाइड फोर्स वेट से कम है तो वर्क डन 0 है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ a force of 10 Newton exerted on a body at 60 degree displace it up to a distance of 10 meter in its direction. In its direction, what is the work done? What is the work done? वर्क डन बताना है क्या आएगा। एक 10 न्यूटन की फोर्स अगर अप्लाइड करते हैं हम 60 डिग्री पे किसी बॉडी पर, और वो बॉडी जो है डिस्प्लेस होती है कितने डिस्टेंस तक, 10 मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं, बात वही है। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 cos 60। व्हाट इज cos 60 आर्यन? 1/2। तो ये आपके पास आ गया 50 जूल, 50 जूल, ठीक है जी। ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा कितना, 50 जूल। चले नेक्स्ट, चले भाई नेक्स्ट, लिख जल्दी गगन। चलो एक क्वेश्चन लिखो तब तक। इफ 10√2 जूल ऑफ वर्क डन, इफ 10√2 जूल ऑफ वर्क डन, इफ 10√2 जूल 10√2 joule of work done is required to displace a body up to a unit distance when a force is exerted on the body, when a force is exerted on the body at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree, what is the applied force? What is the applied फोर्स? वर्क डन हमें इस बार गिवन है 10√2 जूल, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 1 मीटर, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। आपने बतानी है फोर्स कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन आ जाएगी। आपके पास फॉर्मूला पिछले वाला ही हम लोग यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। वर्क डन कितना, 10√2, फोर्स हमें निकालनी है, D इज़ 1। व्हाट इज cos 45?
रोशिल cos 45 cos 45 1/√2। बेवकूफ़ लड़के, फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। आपको अब तक ये चीज़ें याद होनी चाहिए थी। कितनी फोर्स आएगी? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन आ जाएगी आपके पास फोर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो जी। A force accelerate a body of 20 kg at a rate of 2 meter per second square if the force exerted for 5 seconds. Calculate the work done. कैलकुलेट द वर्क डन। एक फोर्स एक बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है, एक फोर्स एक बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में वी आर गिवन विद मास हाउ मच? 20 kg। देन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन टाइम व्हाट इज 5 सेकेंड। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर उसने कॉस थीटा के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है तो कॉस थीटा को 0 लेंगे। हम ये मान लेंगे कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिसमें बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। ये बात समझ लो, याद नहीं रखनी है। थीटा जो है ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ये बात हमेशा याद रखना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। दैट इज नाउ वी डोंट नो एफ, नीदर वी नो एफ नॉर डी। तो एफ तो मुझे सीधा सीधा पता है, एफ को हम निकाल लेंगे एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 20, एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो फोर्स कितनी आई? 40 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, वो सबसे मेन चीज़ है। तो देखो ज़रा बात को समझो। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, बोला करो भाई, पढ़ के आए तुम सब ये चीज़ें, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली ये 0 हो जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि बॉडी रेस्ट से चली है। तो एस आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ ए कितना है? 2 और टी कितना है? 5। तो एस कितना आ गया? 25 सेकेंड। इस चीज़ को यहाँ पे रख दो तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा? 40 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 जूल। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल, 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। समझ आया सवाल? इस क्वेश्चन के अंदर हमें एफ भी निकालना था और हमें एस भी निकालना था। ऐसे क्वेश्चन मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं। मुझे सीधे साधे सवाल नहीं पसंद आते हैं कभी भी, जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया फिर 2 चीज़ें दे दी उनसे पूछ लिया। कोई मज़ा नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। थोड़ा तो दिमाग लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं टेस्ट बनाऊँगा ऐसे क्वेश्चन डालूँगा मैं, मेरी पहली चॉइस यही होगी। ठीक है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख गए तो ये तो खेल है फिर।
ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन और इससे पहला क्वेश्चन साफ साफ वैल्यू दे रखी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आपको ये सब सीखना है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से वहाँ तक पहुँचना है वो सीखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A body is displaced from 1, 2, 3 to 5, 6, 7 under the action of force 5 Newton. What is the work done? What is the work done? वर्क डन बताना है। क्या बताना है? वर्क डन बताना है, ठीक है। चलो देखो इधर, सबसे पहली बात इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, तो वहां से 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16, 16, कितना आ गया? 48। कितना आ गया? अंडर रूट 48। अब 48 को अगर तुम थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? 4√3। ये डिस्प्लेसमेंट आया है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4√3। कितना आंसर आया? 20√3 न्यूटन। 20√3 न्यूटन। सीधा बैठ जाओ, ठीक है। ये आपके पास आंसर आया है। ये सारे क्वेश्चन हम तब कर रहे हैं जब हमें फोर्स क्या गिवन है? कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो ऐसे नहीं करेंगे, फिर उसका तरीका अलग है। ये हम किस पे कर रहे हैं? जब हमें कांस्टेंट फोर्स गिवन है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ऐसे ही करेंगे। चलिए देखिए, एक बॉडी है जिसको A 1, 1, 1 से B 5, 3, 4 से लेके C 10, 7, 6 तक डिस्प्लेस किया है। पहले A से B तक, फिर B से C तक। A से B उसको डिस्प्लेस किया है F/3 से, और B से C उसको डिस्प्लेस किया गया है 2F/3 से। तो अगर मेरे पास F है 3I 6J प्लस 9K, तो मुझे वर्क डन निकालना है। बोर्ड पे ध्यान दो, नोटबुक बंद कर दो, ये न्यूमेरिकल तुमसे नहीं होगा फिर, वरना बोर्ड पे ध्यान दो। A से B तक वर्क डन निकालेंगे W1 F/3 वेक्टर डॉट AB वेक्टर, इसको वेक्टर की हेल्प से करेंगे। अब AB वेक्टर कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले तो F/3 लिखो, 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। AB निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 - 1 4I कैप, 3 - 1 2J कैप, 4 - 1 प्लस 3K कैप। डॉट प्रोडक्ट से हमने ये सीखा है कि लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। I डॉट I क्या होता है? 1 होता है। इधर ध्यान दे लें, तो ये आएगा 4 + 4 + 9, कितना आ गया? 17 जूल। A से B तक जाने में इतना वर्क डन करना पड़ा है। अब
W2 निकालेंगे 2F/3 डॉट B इंटू सी। जो आपके पास F/3 आया है उसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा 2I प्लस 4J प्लस 6K। डॉट प्रोडक्ट लेंगे B इंटू सी, 10 माइनस 5I कैप, 7 माइनस 3 4J कैप, 6 माइनस 4 2K कैप। करो डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 2 12, कितना आ गया 38 जूल। तो नेट जो वर्क डन आया है वो आएगा W1 प्लस W2, यानी कि 17 प्लस 38। तो फाइनल आंसर क्या आया? ठीक है, तो यहां तक करो, यहां से आगे बताऊंगा मंडे। कल फ्राइडे है। हाँ हाँ कर दो कर दो। हाँ जी होनी तो चाहिए, होगी जब इतना सजा धजा के कर दिया इंस्टीट्यूट को।